आई यील्ड बायोलॉजी एक्सप्लेनर में हम सीधे जेनेटिक्स की दुनिया में डाइव करने वाले हैं। आज हम उन जेनेटिक नियमों और उनमें होने वाली गड़बड़ियों को डिकोड करेंगे जो मेडिकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। इसे आप हमारे शरीर के भीतर छिपे एक सीक्रेट बायोलॉजिकल कोड की जासूसी समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि जीवन के ये नियम आखिर काम कैसे करते हैं और जब इनमें कोई एरर आता है तो क्या होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज का हमारा रूट मैप क्या है। हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। लिंग निर्धारण के रहस्य, उत्परिवर्तन यानी डीएनए में बदलाव, वंशावली विश्लेषण, मेंडलीय आनुवंशिक विकार और अंत में गुणसूत्रीय विकार और विसंगतियां। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, लिंग निर्धारण के रहस्य। सोचिए, इस जेनेटिक जासूसी की शुरुआत आज से काफी समय पहले 1891 में ही हो गई थी। हेंकिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने कीड़ों में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को देखते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी संरचना खोजी थी। उन्होंने बस यूं ही इसका नाम एक्स बॉडी रख दिया। उस वक्त किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है, लेकिन बाद में यही रहस्यमयी संरचना वो मशहूर एक्स क्रोमोसोम निकली जिसने जेनेटिक्स की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। अब प्रकृति ने लिंग निर्धारण के लिए क्या गजब के तरीके अपनाए हैं, जरा इस टेबल को देखिए। इंसानों और ड्रोसोफिला में XXYY मैकेनिज्म होता है, जहां नर विषम युग्मोजी यानी XY होते हैं। वहीं ग्रासहॉपर या टिड्डे में XXXO सिस्टम होता है, मतलब नर के पास केवल एक ही X क्रोमोसोम है। लेकिन पक्षियों का मामला तो एकदम पलट जाता है। वहां ZZZW सिस्टम काम करता है। ध्यान दीजिएगा, पक्षियों में मादा विषम युग्मोजी यानी ZW होती हैं, जबकि नर ZZ होते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे माइंड ब्लोइंग कहानी तो मधुमक्खियों की है। इनमें हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम होता है। जो नर मधुमक्खियां होती हैं, जिन्हें ड्रोन कहते हैं, वो बिना निषेचन के ही पैदा हो जाते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब क्योंकि वो पहले से ही हैप्लॉइड हैं, तो वो स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक ड्रोन का कोई पिता नहीं होता, लेकिन उसका एक दादा जरूर हो सकता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बिल्कुल याद रखने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, उत्परिवर्तन यानी डीएनए में बदलाव। तो ये म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आखिर है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो किसी जीनोम के डीएनए सीक्वेंस में होने वाला अचानक और वंशागत परिवर्तन ही म्यूटेशन है। ये आगे की पीढ़ियों में पास होता है, और सच तो ये है कि सारी जेनेटिक विसंगतियों की जड़ यही बुनियादी सिद्धांत है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका स्केल। एक तरफ है पॉइंट म्यूटेशन, जहां डीएनए के केवल एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव होता है, बस एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक की तरह। सिकल सेल एनीमिया इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें एक बेस पेयर के जुड़ने या हटने से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी किताब के एक वाक्य से आप सिर्फ एक अक्षर निकाल दें और पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब ही बदल जाए। अच्छा, ये म्यूटेशन कोई हवा में अपने आप नहीं होते हैं। इनके पीछे कुछ खास विलन होते हैं जिन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे यूवी किरणें और एक्स किरणें जो सीधे डीएनए के स्ट्रैंड को डैमेज करती हैं, या फिर ये केमिकल हो सकते हैं जैसे मस्टर्ड गैस और एथिडियम ब्रोमाइड। ये वो तत्व हैं जो जाकर डीएनए के कोड में एक्टिवली गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। चलिए आते हैं भाग 3 पर, वंशावली विश्लेषण यानी हमारी असली आनुवंशिक जासूसी। इंसानों में हम मन चाहे क्रॉसेस तो करा नहीं सकते हैं ना, तो हम सिंबल्स के जरिए एक फैमिली ट्री बनाते हैं जिसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इसके कुछ बहुत ही पक्के सुराग हैं। प्रभावी या डोमिनेंट लक्षण वो हैं जो आपको हर पीढ़ी में दिखाई देंगे। अप्रभावी या रिसेसिव लक्षण छिपकर वार करते हैं, ये पीढ़ियों को स्किप कर सकते हैं। और जो सेक्स लिंक्ड लक्षण हैं वो अक्सर माता पिता से विपरीत लिंग वाली संतानों में जाते हैं, जैसे माँ से बेटे में। इन रूल्स को दिमाग में फिट कर लीजिए, ये किसी भी पेडिग्री चार्ट को हैक करने की चाबी हैं। अब मूव करते हैं भाग 4 पर, मेंडलीय आनुवंशिक विकार। आइए देखते हैं कि जब ये सिंगल जीन म्यूटेशन मेंडल के नियमों को फॉलो करते हैं तो क्या क्या क्लिनिकल परिणाम हो सकते हैं। पहला है हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है जहां खून का थक्का जमता ही नहीं। दूसरा है PKU। ये एक मेटाबॉलिक एरर है जिसमें फेनिलैलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम गायब होता है, जिससे मानसिक मंदता आ जाती है। और तीसरा है थैलेसीमिया। ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जहां ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस ही कम हो जाता है। और अब फोकस करते हैं उस बीमारी पर जो एग्जामिनर्स की ऑल टाइम फेवरेट है, सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है।
इसका मैकेनिज्म एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता है। स्टेप 1, नॉर्मल HbA जीन म्यूटेट होकर HbS बन जाता है। स्टेप 2, इसके कारण बीटा चेन की छठी पोजीशन पर मौजूद ग्लूटामिक एसिड की जगह एक वेलिन आकर बैठ जाता है। और स्टेप 3, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, नॉर्मल आरबीसी का आकार बदलकर एकदम सिकल यानी हंसिया जैसा हो जाता है और फिर ये ब्लड फ्लो को ही ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जेनेटिक्स में हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर होता है। सिकल सेल एनीमिया के साथ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट जुड़ा है, जिसे हेट्रोजाइगोट एडवांटेज कहते हैं। जिन लोगों के पास इस म्यूटेटेड जीन की सिर्फ एक कॉपी होती है, उन्हें मलेरिया के खिलाफ एक नेचुरल रेजिस्टेंस मिल जाता है। सोचिए, एक जेनेटिक गड़बड़ी कुछ इलाकों में वास्तव में लाइफ सेवर का काम कर रही है ना अमेजिंग? और अब हमारा आखिरी सेक्शन, गुणसूत्रीय विकार और विसंगतियां। अब हम सिंगल जीन से आगे बढ़कर पूरे क्रोमोसोम लेवल की गड़बड़ियों को देखेंगे। यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स के बीच का बारीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक है एन्यूप्लॉइडी। ये तब होता है जब कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो पाते। इसका नतीजा एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाता है। इसके विपरीत है पॉलीप्लॉइडी, जहां पूरा का पूरा गुणसूत्रों का सेट ही मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन याद रहे, पॉलीप्लॉइडी इंसानों में नहीं बल्कि पौधों में बहुत कॉमन है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि इंसानों में ये एन्यूप्लॉइडी 3 मेजर सिंड्रोम्स का कारण बनती है। पहला, डाउन सिंड्रोम। ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है। इसमें सिर गोल, कद छोटा और मानसिक मंदता होती है। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी 47XXY। इसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाने से पुरुषों में स्त्रियों जैसे लक्षण आ जाते हैं और वो बांझ होते हैं। और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, यानी 45XO। इसमें महिलाओं में एक X क्रोमोसोम गायब होता है, जिससे उनके अंडाशय पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। खैर, आज हमने जेनेटिक नियमों, म्यूटेशंस और इन बड़े विकारों को तो डिकोड कर लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। ये सारा जो वंशागति का आणविक आधार है, ये असल में सबसे गहरे रासायनिक स्तर पर काम कैसे करता है? डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे कर लेता है? एग्जाम्स में ये टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो सोचिए, वो बायोलॉजिकल कोड असली में फंक्शन कैसे करता है? हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक अपनी इस जेनेटिक